हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम पढ़ेंगे 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? अब हम बात करेंगे जो रासायनिक समीकरण है इसे भी लिखने के दूसरे तरीके हैं जिससे कि हम आसान बना सके समझना, लिखना और याद करना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब देखो, शब्दों की जगह हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? रासायनिक सूत्र का। याद रखना, किसका प्रयोग करेंगे? रासायनिक सूत्र का। इससे हम और आसानी से समझ सकेंगे और इक्वेशन को लिख सकेंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को। किसको दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को। कौन दर्शाता है? रासायनिक समीकरण। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपयोग शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। अगर हम देखो, हमने जो रिएक्शन करी थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम सूत्र में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं और दाईं और तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। अब हम बात करते हैं कि परमाणु, ये दो दिख रहा है, ये जो दो है ये परमाणु है। अब हम बात करें, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ भी क्या है? 1 है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। ये क्या है? बराबर नहीं है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। और ये क्या है? असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, दोनों ओर जो परमाणु की संख्या वो बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण क्या है? असंतुलित। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ऐसे ढांचे को क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र द्वारा दर्शाते हैं या चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? ढांचा समीकरण, क्योंकि एक तरह से ढांचा बन चुका है, किस तरह से रिएक्शन हुई है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब याद रखना बच्चों, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें क्या होता है? जिसमें हम किसी भी द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। तो वही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर हम बात करें कि इक्वेशन लें, तो यहाँ का जो द्रव्यमान होगा, यहाँ का जो द्रव्यमान होगा, दोनों का क्या होगा? बराबर। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। अगर दोनों के द्रव्यमान की बात करें तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जो परमाणु की संख्या होती है, जो अभिकारक में होगी वही क्या होगी? उत्पाद में होगी। दोनों में क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर बराबर नहीं है तो इसे हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, मतलब कि इसे बैलेंस करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब देखो दोस्तों, हमने स्टेप वाइज इसको बैलेंस करना सीखेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। अब देखो, रासायनिक सूत्र में ऐसे लिखेंगे, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन। अब बात करते हैं क्या ये बैलेंस है? तो देखो, यहाँ जिंक है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ भी क्या 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 है। सल्फर कितना है? 1, तो यहाँ सल्फर कितना है? 1।
आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं। तो देखो तत्व हमेशा यहाँ लिखेंगे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और यहाँ पे अभिकारक लिखेंगे। अभिकारकों में परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड। जिंक कितना था 1 और यहाँ भी कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ भी कितना है 2। सल्फर कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। और ये ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4, तो यहाँ भी कितना है 4। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखो, जब परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, एक नई इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। अब देखो पहला तरीका, पहले क्या करें, चरण फर्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। अब से चारों ओर हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स, ये बनाया हुआ है यहाँ पर। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए और इसमें कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे रखेंगे बस। ये पहला तरीका। दूसरा, चरण दूसरा, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। अब पहले आप बनाएंगे सूची, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे जो जो यहाँ दिया है, आयरन यहाँ Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। देखो यहाँ पे जो आयरन है वहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ कितना है 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 4। तो देखेंगे यहाँ खाली हाइड्रोजन बराबर है, बाकी ये आयरन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। अब तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है उसको पहले हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद जितने छोटे छोटे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में, हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए और इसमें चुनेंगे सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है। आप बताओ तो बच्चों, कौन सा है इसमें, आयरन है कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो क्या लग रहा है, ऑक्सीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना 4 है और यहाँ कितना है 1 ही है। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाई और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाई और केवल 1। तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे कितना खाली 1 है। अब इसको बैलेंस करेंगे, किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखो प्रारंभ में कितना होता है, H2O होता है और इधर कितना होता है, देखो Fe3O4 है, तो हम सीधी सी बात, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लगाएंगे 4, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। तो देखो 4 एकम 4 और ये कितना होता है 4 पहले से ही है, तो देखो अब क्या हो जाएगा। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते, मगर हम इनके ना जितने भी यौगिक है इनको नहीं बदलेंगे, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम मॉलिक्यूल दे सकते हैं, मॉलिक्यूल अणु इसमें जोड़ सकते हैं, मगर इनके परमाणु में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं लिख सकते। अब देखो H2O के आगे हम 4 लगा सकते हैं, मगर इसके हम शेप को नहीं बदलेंगे, परमाणु की संख्या को नहीं बदलेंगे, इसमें बल्कि हम अणु को जोड़ देंगे। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण का अब इस प्रकार होगा। अब देखो Fe प्लस 4H2O, इधर Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखेंगे 4 हमने यहाँ क्यों लगा दिया, बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। ये 4 होता है इसका हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होती है और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होती है। अब चौथा, Fe तथा H परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। देखो यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे कितने 2 ही है, तो हम 4 कहाँ लगाएंगे, इधर लगा देंगे 4, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो यही करेंगे। देखो आप हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाई और ऑक्सीजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब प्रारंभ में क्या होता है 4H2O, ये रहा 4H2O और ये रहा H2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सीधी सी बात है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O
और Fe3O4, अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने 4, तो यही बैलेंस हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना 4 दूनी 8, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4। अब खाली क्या बचा है आयरन, यहाँ पे आयरन कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 कहाँ लगाएंगे यहाँ 3 लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रह गया। अब खाली यहाँ पे क्या रह गया Fe। तो देखो प्रारंभ में कितना होता है आयरन यहाँ 1 होता है और यहाँ पे कितना होता है Fe 3 था, तो हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 3 तो 3 ही है, यहाँ पे तो पहले से 3 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस। तो आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं और हम आयरन को 3 से परमाणु से लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 3, तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या को परिकलन करेंगे। अब रिव्यू करते हैं कि दोनों तरफ क्या संख्या बराबर हुई कि नहीं। देखो यहाँ आयरन 3 हो गया, तो यहाँ आयरन 3 है। अब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये क्या हो गया बैलेंस। अब देखो समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। अंत यह समीकरण अब संतुलित है। अब ये समीकरण क्या हो गया संतुलित। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब कि पहले हम एक एक करके सबको क्या करेंगे बैलेंस। डायरेक्ट हम सबको बैलेंस नहीं करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे बैलेंस, हिट करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। हम इसमें यूज क्या करते हैं, हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को यूज करते हैं, ठीक है। उससे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना बच्चों, आ जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिसमें हम छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक को लेकर किसी समीकरण को क्या करते हैं बैलेंस संतुलित करते हैं। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बात करते हैं चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब देखो हमने अभी तक सब कुछ बैलेंस कर लिया, मगर आपने अभी ये चीज सुना होगा भौतिक अवस्था क्या होती है। इसको देखो आप, ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। अब देखो जितने भी हमने इक्वेशन में बैलेंस किया, इसमें कोई ये नहीं बताया कि वो लिक्विड है, द्रव है, गैस है या फिर ठोस है, ये तो नहीं बताया। इसका भौतिक स्वरूप तो हमें पता नहीं रहेगा। तो अब ये जानेंगे कि भौतिक स्वरूप क्यों जरूरी है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब देखो किसी बैलेंस को, किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर हमें और अच्छी तरह दर्शाना है तो उसमें हमें भौतिक अवस्था को जोड़ना पड़ेगा। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः जी से गैस लिखते हैं। लिक्विड माने क्या होता है द्रव, और एक्वस, अभी एक्वस बताऊंगा क्या है, तथा सॉलिड माने ठोस दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे एक्वस कहते हैं। याद रखना एक उसे क्या होता है एक्वस। एक्वस उसे कहेंगे जब अभिकारक या उत्पाद किसी जल में ना घोल के रूप में उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे हम एक्वस। अब संतुलित समीकरण में इस प्रकार होगा। अब जो आयरन है वो तो सॉलिड होता है, जो पानी है वो क्या है, ये क्या है एक गैस है, और ये क्या है एक सॉलिड है, और ये क्या है गैस है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ का गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। मतलब कि जो ये यहाँ पर गैस इसलिए डाला गया है क्योंकि यह अभी H2O क्या है भाप के रूप में। अगर भाप के रूप में होगा तो हम क्या लिखेंगे G। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता ताकि वह आवश्यक ना हो। अब देखो हर रासायनिक समीकरण में हम भौतिक अवस्था को शामिल नहीं कर सकते जब तक कि वह आवश्यक ना हो, जब तक जरूरी नहीं है, जब तक हम उसको शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी से लिखो या ना लिखो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब देखो बच्चों, हम कभी कभी यहाँ पे ताप, दाब या उत्प्रेरक का भी यूज करते हैं, मगर ये हमेशा तीर के ऊपर लिखते हैं। उत्प्रेरक वही होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जल्दी हो जाती है उससे, ठीक है। और ताप तो पता ही है गर्मी, और दाब तो पता ही है प्रेशर। देखो यहाँ पर अगर बात करें CO+2H2 तो यहाँ 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और ये फिर क्या बन जाता है CH3OH लिक्विड। और यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यहाँ पे ताप की बात चल रही है,
ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो बच्चों ये हमारी वीडियो खत्म होती है।